अभी जाकर चंपक भाई के दरवाजे का ताला खोल दो, और अगर दोबारा तुमने ताला बंद किया तो मैं तुम्हारी सांसें बंद कर दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, D&R नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं मौत का यू टर्न का पार्ट 2। पिछले भाग के अंत में आपने देखा था कि किस तरह चंपक भाई पर इल्जाम लगाने की वजह से उनकी बहुओं को घर के सारे बर्तन आके लगने लगे थे। तूफानी बारिश और बिजलियों की गड़गड़ाहट के बीच चंपक भाई के घर से इतनी रात में भी जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उनके पड़ोस के मगन भाई इन आवाजों से परेशान होकर अपनी बीवी से कहते हैं कि यार, मैंने इस चंपक को इतनी बार समझाया कि बेटों के नाम पे प्रॉपर्टी अभी मत कर, वरना तू बुढ़ापे में बेसहारा हो जाएगा। और मेरी हर एक बात सच निकली। आज देखिए, एक एक रुपए के लिए उसको भीख मांगनी पड़ रही है, अपने बेटों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। मगनलाल की बात पूरी खत्म भी नहीं होती कि दोनों सामने का नजारा देखकर चौंक जाते हैं। देखते हैं तो इस तूफानी बारिश में भी चंपक भाई घर से बाहर कहीं जा रहे हैं। चेहरे पर तनाव है। इन दोनों को शक होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी दोनों पति पत्नी तुरंत घर से बाहर निकलकर चंपक भाई को रोकने के लिए जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके निकलने में थोड़ी सी देरी की वजह से चंपक भाई पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। इनको चंपक भाई इधर उधर नजर नहीं आते तो ये चंपक भाई के घर जाकर उनके बेटों और बहुओं से पूछते हैं, तो वो लोग इन पर ही भड़क जाते हैं। कहते हैं कि दूसरे के घर में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत कीजिए, चलिए आप अपना काम कीजिए। मगन भाई बेचारा चुपचाप चला जाता है। मगनलाल अपनी बीवी को घर जाने के लिए कहता है और खुद चंपक भाई की तलाश में निकल पड़ता है। काफी जगह पर वो चंपक भाई को तलाशता है, मगर चंपक भाई कहीं नजर ही नहीं आते। आखिर में थक हार कर मगनलाल एक जगह बैठ जाता है। तभी बगल वाले पुराने कुएं से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। मगन भाई चौंक जाता है, दौड़कर कुएं के पास जाता है। अंदर झांक कर देखता है तो चंपक लाल उल्टे लटके हुए हैं। वो जोर से चिल्लाता है और लोगों को इकट्ठा करता है। सारे लोग मिलकर चंपक भाई की जान बचा लेते और उनको कुएं से बाहर निकालते। तभी मगनलाल चंपक भाई के पास जाकर उनको गले से लगाता है और आत्महत्या की कोशिश क्यों की पूछता है। चंपक भाई कोई जवाब नहीं देते और एक तरफ निकल जाते हैं। मगनलाल उनके पीछे जाकर उनको पकड़ता है और झकझोर के पूछता है कि चंपक भाई, एक बार भी आपने नहीं सोचा कि आपके जाने के बाद? चंपक भाई उसकी बात काट कर बोलता है, तो क्या करता मैं, कितना जुल्म सह लेता। एक इंसान की भी जुल्म सहने की हद होती है यार। वो भूखे रखते हैं, समझ जाता हूं। वो बासी खाना देते हैं, कर लेता हूं एडजस्ट, लेकिन जिस खुददारी से आज तक मैं जिया हूं, उस खुददारी पर, उस ईमानदारी पर अगर कोई चोरी का इल्जाम लगाए तो आत्महत्या नहीं करेगा तो और क्या करेगा मेरे भाई। चंपक भाई की बातें सुनकर मगनलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चंपक भाई भी रोने लगता है। मगनलाल उसके पास जाकर उसको गले लगाते हुए समझाने की कोशिश करता है। मगनलाल के काफी मनाने के बाद चंपक भाई आखिरकार मान जाते हैं और मगनलाल के घर चले जाते हैं। मगनलाल चंपक भाई को अपने घर में एक परिवार का मेंबर समझ के रखने लगता है। उनकी हर तरह से देखभाल करते रहता है। ये बात पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। सारा शहर मगनलाल के बेटों पर थूकने लगता है। उनकी बहुओं को सारे मोहल्ले की औरतें ताने देने लगती है। लोगों के ताने और गालियों से परेशान होकर वो लोग घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं कर रहे थे और मगनलाल को गालियां बक रहे थे, जबकि सारा शहर मगनलाल की तारीफ कर रहा था कि उसी ने चंपक भाई की जान बचाई। जिग्नेश हॉल में बैठकर एक किताब पढ़ रहा है। तभी अचानक किचन का एक बर्तन आकर उसके सर में लगता है और सर में लगने के बाद
जमीन पर गिरकर धड़ाम की आवाज करता है। आवाज सुनकर तुरंत वहां नीलेश पहुंच जाता है। जिग्नेश जैसे ही सर उठा के देखता है तो सामने नीलेश खड़ा दिखाई देता है। जिग्नेश को लगता है कि यह बर्तन नीलेश ने ही मुझ पर फेंका है। उसको गुस्सा आता है और वो नीलेश पर भड़क जाता है। उससे कहता है कि क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? जब से प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ है तब से लगातार इस तरह की घटनाएं मेरे साथ हो रही है और हर घटना के वक्त तुम वहां मौजूद होते हो। क्या कनेक्शन है तुम्हारा और इन घटनाओं का? प्रॉपर्टी में कोई चीज कम मिली है तुमको? नीलेश सन्न रह जाता। वो कहता है भैया मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो आवाज सुनकर दौड़कर आया, कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लगी देखने के लिए। जिग्नेश कहता है झूठ मत बोलो। तभी किचन से बहुत सारे बर्तन गिरने की आवाजें आने लगती है। दोनों की नजर उस तरफ पड़ती है और दोनों दौड़कर किचन की तरफ जाते हैं तो देखते हैं एक बिल्ली पूरे किचन को तहस नहस कर रही है और सारे बर्तन गिराती हुई भाग रही है। ये दोनों उसको भगाने की कोशिश करते हैं तो वो पंजे से अपने खुरचनी करती हुई इनके तरफ दिखती है, मानो इनको चैलेंज कर रही हो। जिग्नेश डंडा लेकर बिल्ली को भगाने के लिए जाता है, तभी बिल्ली उल्टा उसी के ऊपर जंप करके उसको खरोचती है और भाग जाती है। जिग्नेश की जख्म पर मरहम पट्टी करके ये लोग बैठे ही थे कि एक उनका पड़ोसी आया और कहने लगा कि तुम पर पुलिस केस होने वाला है। सब चौंक जाते हैं, पूछते हैं लेकिन क्यों? वो कहता है कि मगन लाल ने तुम्हारे पापा को राजी कर लिया है तुम पर केस करने के लिए, उनकी प्रताड़ना का केस है। पड़ोसी की बात सुनते ही सब टेंशन में आ जाते हैं, अक्के बक्के रह जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। काफी सोचने के बाद नीलेश कहता है कि चाहे जैसे भी हो लेकिन पापा को मनाना पड़ेगा और वापस घर लाना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तभी अपनी आदत से मजबूर चकोरी बीच में कूद पड़ती है और कहती है मत लाइए उनको घर पर, वरना आज जो घर में शांति है वो अशांति में फैल जाएगी। जिग्नेश का एक थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है। सब चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, चकोरी को भी गुस्सा आ जाता है। जिग्नेश अपनी सफाई देने लगता है, कहता है मैंने नहीं मारा, मुझे नहीं पता वो कैसे उसके गाल पर जाके मेरा थप्पड़ पड़ा, ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरा हाथ पकड़कर उसके गाल पर मार रहा है। ये सुनकर तो चकोरी को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो धड़ाधड़ टमाटर मारते जाती है जिग्नेश के मुंह पर। सब लोग हैरानी से देखते रहते हैं। चकोरी को भी हैरानी हो जाती है, वो भी अपनी सफाई देने लगती है, जिग्नेश की तरह बोलने लगती है। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। इन सबकी तूतू मैमे के बीच अम्बा भी कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन उसको तुरंत रात वाली बात याद आ जाती है कि कैसे रात में कोई उसका गला दबा रहा था। अभी जाकर चंपक भाई के दरवाजे का ताला खोल दो और अगर दोबारा तुमने ताला बंद किया तो मैं तुम्हारी सांसें बंद कर दूंगी। और दहशत के मारे वो अपना मुंह खोल नहीं पाती है। सब लोग तनाव में बैठे हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद सब लोग नीलेश की बात से सहमत हो जाते हैं। शाम को नीलेश मगनलाल के घर पहुंचता है और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बप्पा से माफी मांगता है और जैसे तैसे उनको मना कर घर लेकर आता है। घर में सब लोग उनकी पसंद का खाना बनाते हैं, उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं, उनकी खूब सेवा करते हैं। बप्पा को भी लगता है कि बच्चों से गलती हो गई है और बप्पा भी उस गलती को भुला देना चाहते हैं। बेटे और बहुओं का ड्रामा कुछ दिनों तक इसी तरह चलता रहता है। बेचारे चंपक भाई इनके इस ड्रामे को सच मानकर खुश हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि अब जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। किचन में चकोरी जिग्नेश के कान भर रही है और चंपक भाई को वृद्धाश्रम में रखने की बात कर रही है। वो बात कर रही है तभी अचानक उसके मुंह में उसको ऐसा लगता है कि कुछ चुभा है। मुंह खोल कर देखती है तो उसके मुंह से एक कील निकलती है। वो डर जाती है। जिग्नेश की नजर खिड़की से बाहर खड़ी उस काली बिल्ली पर पड़ती है। जिग्नेश चकोरी को उस बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए दिखा था कि देखो यही वो बिल्ली है जिसने किचन भी तहस नहस कर दिया था और मुझे पंजा भी मारा था। चकोरी उस तरफ देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता।
वो जिग्नेश से कहती है कोई नहीं है वहां पर। जिग्नेश कहता है हाँ वो देखो वो घुरा रही है, मुझे देखकर वो अपनी आंखें फाड़ रही है। चकोरी खिड़की के पास जाकर बाहर झांकती है, फिर भी उसको कुछ नजर नहीं आता। वापस पलटकर जिग्नेश से कहती है कि वहां कोई नहीं है। तभी अचानक बिल्ली चकोरी के पीठ पर पंजा मारती है और चकोरी के मुंह से चीख निकलती है। वापस पलटकर देखती है तो वहां कोई नहीं है। वो डर जाती है। चकोरी की चीख सुनकर अंबा और नीलेश भी वहां दौड़कर आते हैं। सब लोग उसके जख्म को देखकर हैरान रह जाते हैं और डॉक्टर के पास ले जाने की बात करते हैं। सभी लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से बाहर कदम रखते, वैसे ही आंधी तूफान के साथ जोर की बारिश शुरू हो जाती है। सब लोग खिटक जाते हैं और घर में वापस आकर घड़ी में मरहम पट्टी करते हैं। उनके बीच में पिछली कुछ घटनाओं को लेकर बातचीत होती है। सभी घटनाओं की कड़ियों को मिलाने के बाद सबकी एक ही राय बनती है और वो ये है कि इस घर पे भूत का साया है। किसी अनहोनी की आशंका से सभी डर जाते हैं। तभी अंबा को याद आ जाता है कि उसके माँ के पहचान के कोई तांत्रिक बाबा है जो इस तरह की समस्या का हल निकालते हैं। वो तुरंत अपनी माँ को फोन लगाती है और सारी हकीकत बताकर ये कहती है कि अभी के अभी तांत्रिक बाबा को यहाँ भेजो, हम सब लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं। माँ कहती है लेकिन तांत्रिक बाबा बुजुर्ग है और इतनी तूफानी बारिश में वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, एक चीज हो सकती है कि आप फोन पर उनको सारी प्रॉब्लम बता दो, वो फोन पर ही ध्यान लगा के आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे। अंबा अपनी माँ से तांत्रिक का नंबर लेती है और फोन मिलाने जाती है। तभी अचानक बिजली चली जाती है। सारे घर में अंधेरा होता है और इनका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। काफी बार कोशिश करने के बावजूद भी तांत्रिक से बात नहीं हो पाती तो अंबा वापस अपनी माँ को कॉल करके बताती है कि तांत्रिक का फोन नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग बहुत डरे हुए हैं, यहाँ तो बिजली भी चली गई है। तो माँ कहती है जब तक तांत्रिक से बात नहीं होती है तब तक तुम लोग सब पूजा घर में जाकर रुक जाओ, क्योंकि पूजा घर में भूत नहीं आते हैं। सभी लोग डरते हुए अंधेरे में धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पूजा घर की तरफ बढ़ते हैं कि अचानक बिल्ली के रोने की आवाज आती है। सब रुक जाते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और डरने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये एपिसोड कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमें बताएं और कोई सुझाव हो तो भी बताएं। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह हमारे वीडियो देख देख के एंजॉय कीजिए।